वालेकुम क्लास, दिस इज मोहम्मद हाशिम ज़िया एंड यू गाइस आर वाचिंग मैथमेटिक्स बाय हाशिम ज़िया। भाई आज की क्लास का आगाज करते हैं। आज की हमारे पास सबसे पहले जो क्लास आ रही है एक्सरसाइज नंबर 3.6 के लेक्चर नंबर 1 के ऊपर डिपेंड कर रही है। अब अगर आप एक्सरसाइज नंबर 3.6 का लेक्चर नंबर 1 देखें तो आपको एक बड़े शदीद किस्म का झटका लगेगा कि पहले ही क्वेश्चन में आपसे डेरिवेटिव मांगा हुआ है, मगर जब आप क्वेश्चंस को देखेंगे तो बेटा वहां पे साइन एच करके कुछ लिखा हुआ होगा, कॉस एच करके कुछ लिखा हुआ होगा, टेंजेंट इनवर्स एच करके कोई फंक्शन गिवन होगा। अब आपको समझ में नहीं आएगा ये एच का मतलब क्या है। तो भाई मैथ्स में इस कॉन्सेप्ट का नाम क्या होता है, इस कॉन्सेप्ट को जरा समझ लेते हैं। बेटा मैथ्स के अंदर इस कॉन्सेप्ट का नाम होता है हाइपरबोलिक फंक्शन। अब ये हाइपरबोलिक फंक्शन क्या होता है, हाइपरबोलिक फंक्शन किस चीज को कहते हैं, इसको समझना बेतहाशा जरूरी है। देखो मैथ्स के अंदर हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस जो होते हैं वो यूनिट सर्कल से बनते हैं, उनको ड्राइव्ड होते हैं यूनिट सर्कल से। वाइल हाइपरबोलिक फंक्शंस दुनिया के ऐसे फंक्शंस होते हैं जो कि एक हाइपरबोला के ऊपर ड्राइव किए जाते हैं। बहुत ही आसान तरीन कॉन्सेप्ट, अगर दुनिया में कोई बंदा आपसे पूछे कि हाइपरबोलिक फंक्शंस होते क्या हैं, भाई हाइपरबोलिक फंक्शंस ऐसे पर्टिकुलर फंक्शंस होते हैं जो कि हाइपरबोला से ड्राइव्ड होते हैं। जिस तरह ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में आप में से हो सकता है बहुत से लोगों को पता हो कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन किससे ड्राइव्ड होते हैं, यूनिट सर्कल से होते हैं। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर क्या होता है भाई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, या फिर एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। हाइपरबोलिक फंक्शन में उलट हो जाता है, यहां पे क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। या फिर इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है कॉस हाइपरबोलिक फंक्शन स्क्वायर माइनस का साइन हाइपरबोलिक फंक्शन स्क्वायर इक्वल टू 1। ये इसके फॉर्मूलाज होते हैं। मगर आसान तरीन लेवल के ऊपर, आपके लेवल के ऊपर जितनी बात आपको मालूम होनी चाहिए कि बेटा ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, हाइपरबोलिक फंक्शंस कहां यूज होते हैं भाई, दुनिया में किसी भी कर्व की अगर आपको शेप को डिस्क्राइब करना है वहां पे हाइपरबोलिक फंक्शन यूटिलाइज किया जाता है। इसको आसान तरीन भाषा में ट्रिगोनोमेट्रिक की एनालॉजीज भी कहा जाता है कि अगर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की एनालॉजीज को मुझे डिफाइन करना है, यानी कि ट्रिगोनोमेट्रिक के क्वेश्चंस को ग्राफ की सूरत में अगर कभी भी ड्रॉ करना होता है तो उन ग्राफ को मैथमेटिकली फॉर्म करना, उन ग्राफ को मैथमेटिकली प्रूफ करने के अंदर जो फंक्शन यूटिलाइज होता है वो हाइपरबोलिक फंक्शंस होते हैं। तो हाइपरबोलिक फंक्शन के डेरिवेटिव के अंदर फॉर्मूलाज भी डिफरेंट होते हैं। अच्छा तो बेटा अब देखो हमारे पास डेरिवेटिव के अंदर हाइपरबोलिक फंक्शन के फॉर्मूलाज एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, जिनको समझेंगे तभी हम क्वेश्चन नंबर 1 को, इस एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं। एक्सरसाइज नंबर 3.6 बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। अगेन विद इन सेकंड्स के अंदर ये फॉर्मूलाज मैं आपको भी याद करवा दूंगा, कोई मुश्किल चीज नहीं है। बहुत सारे बच्चे मुझे पता है मुंह बनाना स्टार्ट हो गए होंगे, सर ये नए फॉर्मूलाज आ गए, इतनी मुश्किल चीज आ गई। हालांकि बिलीव मी बहुत आसान से फॉर्मूलाज हैं। देखो डेरिवेटिव के अंदर हाइपरबोलिक फंक्शन के फॉर्मूलाज बिल्कुल सिमिलर होते हैं आपके ट्रिगोनोमेट्रिक के डेरिवेटिव के फॉर्मूलाज के। फॉर एग्जांपल कैसे, आइए जरा बात समझते हैं। देखो सबसे पहले नंबर के ऊपर हमारे पास आता है साइन हाइपरबोलिक फंक्शन का डेरिवेटिव। साइन हाइपरबोलिक फंक्शन का डेरिवेटिव किसके बराबर होता है, जल्दी से मुझे सोच के बताओ। साइन का डेरिवेटिव में, सिंपल साइन के ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव में फॉर्मूला क्या होता है, आप तमाम लोग बोलोगे सर कॉस होता है। सेम गोस फॉर हियर कि भाई साइन हाइपरबोलिक फंक्शन का भी डेरिवेटिव में फॉर्मूला क्या होता है, बेटा ये होता है कॉस हाइपरबोलिक फंक्शन। देखो एच का मतलब क्या होता है, एच कभी भी किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के एंगल में आ रहा हो इसका मतलब होता है हाइपरबोलिक फंक्शन है। तो साइन हाइपरबोलिक फंक्शन का डेरिवेटिव में फॉर्मूला क्या है, कॉस हाइपरबोलिक फंक्शन। पहला फॉर्मूला याद हो गया, क्या मसले की बात है, सेम चीज है। अच्छा अगेन सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, आगे चल के फंक्शन का डेरिवेटिव लाजमी है भाई, वो हर जगह पे होगा, यहां पर भी होगा, सही है ना भाई। अच्छा दूसरे नंबर के ऊपर देखो फॉर्मूला क्या होगा। अब की बारी में फॉर्मूला आ जाता है हमारे पास कॉस हाइपरबोलिक फंक्शन का। देखो जल्दी से सोच के बताओ कॉस एक्स का या कॉस एंगल का सिंपल डेरिवेटिव में ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला क्या होता है। आप तमाम लोग बोलोगे सर ये होता है नेगेटिव का साइन इनटू एंगल और फिर एंगल का डेरिवेटिव, है ना भाई। मगर यहां पे एक बुनियादी चेंज है कि कॉस हाइपरबोलिक फंक्शन का डेरिवेटिव के अंदर फॉर्मूला क्या होगा, बेटा ये होगा पॉजिटिव का साइन हाइपरबोलिक फंक्शन। क्या होगा, पॉजिटिव का साइन होगा। कॉस का सिंपल ट्रिगोनोमेट्री का डेरिवेटिव में फॉर्मूला क्या होता है, नेगेटिव का साइन फंक्शन। यहां पे कॉस का हाइपरबोलिक फंक्शन हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव का साइन हाइपरबोलिक फंक्शन। और बात यहां पे खत्म नहीं होगी, बात बढ़ेगी आगे, एंगल का भी डेरिवेटिव होगा, सही है ना। अच्छा तीसरे नंबर के ऊपर हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, हमारे पास फॉर्मूला होता है टेंजेंट हाइपरबोलिक फंक्शन का। भाई टेंजेंट का सिंपल ट्रिगोनोमेट्री में फॉर्मूला क्या होता है, बेटा टेंजेंट का सिंपल ट्रिगोनोमेट्री में फॉर्मूला होता है
cosec स्क्वायर फंक्शन, है ना भाई। मगर यहां पे क्या होता है, टेंजेंट का हाइपरबोलिक फंक्शन का फॉर्मूला डेरिवेटिव के अंदर क्या होता है बेटा, ये होता है sec इंटू हाइपरबोला पे स्क्वायर होता है, हाइपरबोलिक टर्म पे स्क्वायर होता है इंटू एक्स का एक्स। और बात यहां पे खत्म नहीं होगी, बात बढ़ेगी आगे, फंक्शन का एंगल का डेरिवेटिव लेना कंपलसरी है, सही है ना भाई। अच्छा, तीस नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, देन हमारे पास आता है सिंपल तरीके से सेक का, सिंपल तरीके से पहले कॉट का कर लेते हैं, कॉट हाइपरबोलिक फंक्शन का डेरिवेटिव। भाई याद करिएगा, कॉट का सिंपल ट्रिगोनोमेट्री में डेरिवेटिव में फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है नेगेटिव का कॉसेक स्क्वायर, है ना भाई, नेगेटिव का कॉसेक स्क्वायर एंगल और फिर एंगल का डेरिवेटिव। वाइल कॉट का हाइपरबोलिक फंक्शन का डेरिवेटिव के अंदर फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ये सेम होता है हमारे पास नेगेटिव का कोसीकेंट, नेगेटिव का कोसीकेंट, कोसीकेंट को सीएससी की फॉर्म में भी लिखते हैं, या आप इसको डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हो, नेगेटिव का कोसेक हाइपरबोलिक का स्क्वायर इनटू एक्स और फंक्शन का फंक्शन, और बात यहां पे खत्म नहीं होगी, और फिर एंगल का डेरिवेटिव भी लिया जाएगा, सही है ना भाई। सिमिलरली अब जरा गौर से सोचिएगा कि भाई डेरिवेटिव के अंदर सेक इंटू फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, डेरिवेटिव में सेक इंटू फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता था, सेक इंटू टेंजेंट। तो भैया सेक का हाइपरबोलिक फंक्शन का फॉर्मूला डेरिवेटिव के अंदर क्या होगा बेटा, ये होता है हमारे पास सिंपल तरीके से नेगेटिव का साइन, दूसरा बुनियादी चेंज क्या होता है कि भाई सेक हाइपरबोलिक फंक्शन का डेरिवेटिव में फॉर्मूला क्या होगा, नेगेटिव का साइन आएगा, और फिर नेगेटिव का सेक इंटू हाइपरबोलिक फंक्शन इंटू टेंजेंट हाइपरबोलिक फंक्शन इंटू टेंजेंट हाइपरबोलिक फंक्शन, यानी कि सेक इंटू हाइपरबोलिक फंक्शन और आगे क्या होता है टेंजेंट इंटू हाइपरबोलिक फंक्शन। बात यहां पे खत्म नहीं होगी, बात बढ़ेगी आगे, फंक्शन का डेरिवेटिव लेना कंपलसरी है। सिमिलरली लास्ट बट नॉट द लीस्ट, के डेरिवेटिव के अंदर हमारे पास कॉसेक का फॉर्मूला क्या होता था, अगर आपको याद हो भाई, कॉसेक का, सिंपल कॉसेक का बेटा डेरिवेटिव के अंदर फॉर्मूला क्या होता था, ये होता था नेगेटिव का कॉसेक इंटू कॉट। तो भैया कॉसेक का हाइपरबोलिक फंक्शन के अंदर फॉर्मूला क्या होगा, अगेन ये सेम रहेगा, नेगेटिव का साइन कॉसेक का कॉसेक इंटू हाइपरबोलिक फंक्शन इंटू आपके पास सिंपल तरीके से कॉट हाइपरबोलिक फंक्शन, और बात यहां पे खत्म नहीं होगी, बात बढ़ेगी आगे, फंक्शन का भी डेरिवेटिव लिया जाएगा। तो देखो आपके पास जो सिंपल ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मुलाज होते हैं और सिंपल हाइपरबोलिक फंक्शन के जो फॉर्मुलाज होते हैं, उनमें सिर्फ तीन चेंजेस होते हैं, मैं उन तीनों चेंजेस को मार्क कर देता हूं। पहला चेंज क्या होता है कि हमेशा याद रखिएगा, कॉस हाइपरबोलिक फंक्शन का फॉर्मूला जो ओपन होता है ये पॉजिटिव के साइन पे ओपन होता है। सिमिलरली दूसरा चेंज क्या होता है, दूसरा चेंज यहां पे आपको खास तौर पे नोटिस करना है कि जो स्क्वायर लिया जाता है वो हमेशा हाइपरबोलिक टर्म के ऊपर लगता है, कभी भी स्क्वायर फंक्शन ट्रिगोनोमेट्रिक पार्ट के ऊपर नहीं लगता, बल्कि हमेशा हाइपरबोलिक टर्म पे लगता है। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट चेंज क्या होता है कि अगर आप गौर से देखो, सेक का सिंपल ट्रिगोनोमेट्री के अंदर फॉर्मूला क्या होता था, पॉजिटिव का सेक इंटू टेंजेंट। यहां पे सेक का हाइपरबोलिक फंक्शन में फॉर्मूला क्या होता है बेटा, नेगेटिव का साइन आता है, नेगेटिव का सेक इंटू टेंजेंट हाइपरबोलिक फंक्शन। ये आपके 6 फॉर्मूलाज होते हैं हाइपरबोलिक फंक्शंस पे। अगेन मुझे बताओ इसमें क्या चीज है मुश्किल के रट्टे मारोगे, भाई कोई रट्टे नहीं मारने, सिर्फ ये तीन चेंजेस आपको अगर आते हैं तो आप इजीली हाइपरबोलिक के फंक्शंस के फॉर्मूलाज को अपने जहन में बिठा सकते हो। तो ये तो हमने सिंपल हाइपरबोलिक फंक्शन के फॉर्मूलाज को डेरिवेटिव के तौर पे याद कर लिया। अच्छा, इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन के भी फॉर्मूलाज होंगे, और वो भी अगेन बड़े सिंपल से फॉर्मूलाज हैं बेटा। अच्छा तो बेटा अब देखिए हमारे पास जो सेकंड नंबर के ऊपर कॉन्सेप्ट आ रहा है, किस चीज का आ रहा है, इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस का। इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस का कॉन्सेप्ट क्या होता है, अगेन देखो जैसे बेटा हमारे पास इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का डेरिवेटिव होता है, सेम गोज फॉर द इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस का डेरिवेटिव। अब देखिएगा इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे लिया जाता है। इफ सबसे पहले नंबर के ऊपर जो हमारे पास फॉर्मूला आता है, ये आता है साइन हाइपरबोलिक इनवर्स फंक्शन के डेरिवेटिव का। इफ यू रिमेंबर, तो बेटा हमारे पास सिंपल साइन इनवर्स का डेरिवेटिव के अंदर क्या फॉर्मूला होता था, ये होता था 1 डिवाइडेड बाय रूट के अंदर 1 माइनस फंक्शन का स्क्वायर। वाइल ऑन दी अदर एंड यहां पे क्या होता है, यहां पे साइन हाइपरबोलिक फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, ये होता है 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट के अंदर, 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट के अंदर फंक्शन का स्क्वायर प्लस का 1। क्या फॉर्मूला है, 1 डिवाइडेड बाय रूट के अंदर फंक्शन का स्क्वायर प्लस का 1। अच्छा भाई, ये हो गया हमारे पास साइन हाइपरबोलिक फंक्शन का फॉर्मूला। सेकंड नंबर के ऊपर जो फॉर्मूला आता है बेटा हमारे पास, ये आता है कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला है, कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स के फंक्शन का फॉर्मूला। तो इफ यू रिमेंबर कॉस इनवर्स का वहां पे फॉर्मूला क्या था, वो था नेगेटिव का 1 डिवाइडेड बाय रूट के अंदर 1 माइनस फंक्शन का स्क्वायर। यहां पे क्या होता है बेटा, यहां पे हमारे पास सिंपल तरीके से होता है 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस का 1। देखो साइन हाइपरबोलिक
हाइपरबोलिक इनवर्स का फॉर्मूला क्या है, 1/रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस का 1। और कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स का फॉर्मूला क्या है, 1/रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस का 1। अच्छा, यहाँ पे जो फंक्शन होता है ना, इसकी कंडीशन होती है कि एक्स की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होनी चाहिए, यानी कि जो अंदर एंगल आ रहा है, एक्स आ रहा है, उसकी वैल्यू हमेशा कैसी होनी चाहिए बेटा, 1 से बड़ी होनी चाहिए। सही है ना भाई। अच्छा, अब देखो तीसरे नंबर के ऊपर जो हमारे पास फॉर्मूला आता है वो आता है सिंपल तरीके से टेंजेंट हाइपरबोलिक इनवर्स का फॉर्मूला। इफ यू रिमेंबर तो बेटा हमारे पास सिंपल ट्रिगोनोमेट्री के अंदर फॉर्मूला क्या था टेंजेंट इनवर्स के डेरिवेटिव का, वो होता है 1/1 प्लस फंक्शन का स्क्वायर। यहां पे ऑन दी अदर हैंड क्या होता है बेटा, टेंजेंट हाइपरबोलिक इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1/1 माइनस का फंक्शन का स्क्वायर, 1/1 माइनस फंक्शन का स्क्वायर। वहां पे होता था 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर या 1 प्लस फंक्शन स्क्वायर, यहां पे क्या होता है 1/1 माइनस फंक्शन का स्क्वायर। और एक और चीज जो हमें सबसे ज्यादा मालूम होनी चाहिए कि एक्स की वैल्यू हमेशा क्या होगी, 1 से छोटी, यानी कि फंक्शन की वैल्यू हमेशा क्या होगी, 1 से छोटी। और बाय द वे सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास देन आता है कॉट हाइपरबोलिक फंक्शन के इनवर्स का फॉर्मूला, कॉट हाइपरबोलिक इनवर्स के फंक्शन का फॉर्मूला। इफ यू रिमेंबर वहां पे कॉट इनवर्स का फॉर्मूला क्या था बेटा, कॉट इनवर्स का फॉर्मूला था 1 प्लस फंक्शन का स्क्वायर। यहां पे क्या होता है, कॉट हाइपरबोलिक इनवर्स का फॉर्मूला हमारे पास एग्जिस्ट करता है 1/1 माइनस फंक्शन का स्क्वायर, सेम टूवर्ड्स दी टेंजेंट हाइपरबोलिक इनवर्स। मगर खाली डिफरेंस क्या होता है, जो हमारा एंगल होता है वो हमेशा 1 से कैसा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। ये डिफरेंस होता है बेटा, इसको जहन में रखिएगा कि भाई दोनों में डिफरेंस क्या है। देखो टेंजेंट हाइपरबोलिक इनवर्स का और कॉट हाइपरबोलिक इनवर्स का फॉर्मूला सिमिलर है, खाली कंडीशन में डिफरेंस क्या होता है कि भाई टेंजेंट हाइपरबोलिक इनवर्स के अंदर जो आपका एंगल होता है वो हमेशा 1 से छोटा होना चाहिए। 0.2, 0.3, 0.4, 0.9, 0.8, 0.77, कुछ भी 1 से छोटा। जबकि कॉट हाइपरबोलिक इनवर्स के अंदर देखो फॉर्मूला वही है, मगर हमेशा एंगल की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए। देन ऑब्वियसली हमारे पास फिफ्थ नंबर के ऊपर क्या आ जाएगा, कॉसेक हाइपरबोलिक इनवर्स का फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला आ जाएगा बेटा हमारे पास, देन जो फॉर्मूला आता है ये आता है कॉसेक हाइपरबोलिक इनवर्स का फॉर्मूला। देखो ये फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, ये फॉर्मूला हमारे पास इफ यू रिमेंबर कॉसेक हाइपरबोलिक का वहां पे फॉर्मूला क्या था बेटा, कॉसेक इनवर्स का सिंपल फॉर्मूला वहां पे होता था हमारे पास नॉर्मल ट्रिगोनोमेट्री का डेरिवेटिव क्या होता था, 1/, फंक्शन इंटू रूट के अंदर फंक्शन का स्क्वायर माइनस का 1। यहां पे उलट हो रहा है, कैसे है कि यहां पे फॉर्मूला होता है नेगेटिव का साइन, फिर 1/, फंक्शन उसकी मॉडुलस के अंदर और फिर रूट के अंदर सिंपल तरीके से फंक्शन का स्क्वायर प्लस का 1। खास बात क्या होनी चाहिए कि आपके जो फंक्शन की वैल्यू है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। और फाइनली सिक्स नंबर के ऊपर हमारे पास फॉर्मूला आता है सेक हाइपरबोलिक फंक्शन का। तो बेटा सेक हाइपरबोलिक इनवर्स फंक्शन का फॉर्मूला क्या होगा, सेक हाइपरबोलिक इनवर्स फंक्शन का फॉर्मूला ये होता है हमारे पास सिंपल तरीके से नेगेटिव का 1/, एक्स इंटू रूट के अंदर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। इसकी कंडीशन क्या होती है कि बेटा एक्स की वैल्यू 0 से तो बड़ी होगी मगर 1 से क्या होगी, हमेशा छोटी होगी। बेटा ये 6 बेसिक फॉर्मूलाज होते हैं इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन के, जो कि अब आपकी किताब के अंदर मौजूद हैं इसके क्वेश्चंस। तो हमें फॉर्मूलाज लाजमी तौर पे मालूम होने चाहिए। देखो एक चीज जो बहुत कॉमन है, मैंने लिखी नहीं है बट वो नॉर्मल है, कि ऑब्वियसली जब फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो फंक्शन का डेरिवेटिव लेना कंपलसरी है। जब फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे तो बेटा देन फंक्शन का डेरिवेटिव लेना कंपलसरी है हर एक के अंदर, ये नॉर्मल सी बात है। अगेन जल्दी से रिपीट कर देता हूं, इसको अपने पास मार्क कर लो कि इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन के अंदर देखो साइन हाइपरबोलिक इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1/रूट के अंदर फंक्शन का स्क्वायर प्लस का 1। कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स का फॉर्मूला क्या है, 1/1 फंक्शन का स्क्वायर माइनस का 1। कंडीशन क्या होती है कि आपके फंक्शन की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होगी। फिर आता है हमारे पास टेंजेंट हाइपरबोलिक इनवर्स का फॉर्मूला, ये होता है 1/1 माइनस का फंक्शन का स्क्वायर। कंडीशन क्या है कि मेरा फंक्शन हमेशा 1 से छोटा होगा। देन आता है कॉट हाइपरबोलिक इनवर्स फंक्शन का फॉर्मूला, ये होता है 1/1 माइनस फंक्शन का स्क्वायर, एक्स की वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन 1। देन हमारे पास होता है कॉसेक हाइपरबोलिक इनवर्स, कॉसेक हाइपरबोलिक इनवर्स के फंक्शन का फॉर्मूला ये होता है नेगेटिव का 1/, एक्स मॉडुलस इंटू रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस का 1। एक्स की वैल्यू कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकती। देन ऑब्वियसली हमारे पास लास्ट फॉर्मूला होता है सेक हाइपरबोलिक इनवर्स के फंक्शन का फॉर्मूला, ये होता है सिंपल तरीके से डेरिवेटिव में नेगेटिव का 1/x इंटू रूट के अंदर 1 माइनस के एक्स का स्क्वायर, और एक्स की रेंज होती है या एक्स की कंडीशन होती है 0 से बड़ा मगर 1 से छोटा। ये बेसिक फॉर्मूलाज होती हैं। देखो इन फॉर्मूलाज की प्रैक्टिस कैसे होती है, मैं अगेन एक बार रिपीट कर दूं, मुश्किल चीज नहीं है। सिंपल फॉर्मूलाज को आप 10 दफा देख के उतारें, 2 दफा बगैर देख के उतारें, इजीली फॉर्मूलाज आपको याद हो जाएंगे। कभी भी फॉर्मूलाज को बेटा रट्टे मार के याद नहीं किया जाता।
एक चीज मैं आपको बड़े कैटेगोरिकली क्लियर कर देता हूं। देखो बेटा, अगर डेरिवेटिव के अंदर डेरिवेटिव के फॉर्मुलाज आपको याद होंगे, तभी कल को जब हम इंटीग्रेशन को स्टार्ट कर रहे होंगे, तो इंटीग्रेशन इज एंटी डेरिवेटिव। इंटीग्रेशन इज बेसिकली अ थिंग दैट इज एन अपोजिट टू डेरिवेटिव। तो एक ऐसी चीज जो डेरिवेटिव के अपोजिट है, उसको पढ़ने के लिए आपको डेरिवेटिव का आना बहुत जरूरी है। अब आइए जरा क्वेश्चंस के ऊपर मूव कर लेते हैं। क्वेश्चन अब हमारे लिए बड़े आसान बन जाएंगे जब मैंने इतनी मेहनत आपके लिए फॉर्मुलाज पे कर दी है। तो अब देखो, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, साइन हाइपरबोलिक फंक्शन और उसको आगे फंक्शन है ln इंटू एक्स प्लस का 3। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले नंबर के ऊपर तो अच्छे बच्चे की तरह क्वेश्चन को हमेशा एज इट इज एक दफा कॉपी डाउन कर दिया करें। सबसे पहले नंबर के ऊपर बेटा क्वेश्चन को क्या कर देंगे, कॉपी डाउन कर दें। अब सिंपल तरीके से देखो डेरिवेटिव को अप्लाई कर देंगे। तो जाहिर सी बात है मेरे प्यारे शागिर्दों, जब डेरिवेटिव को अप्लाई करेंगे तो डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू एक्स अप्लाई हो जाएगा। तो सिंपल तरीके से डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, इस पूरी की पूरी टर्म के ऊपर अप्लाई हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक के ऊपर, और साइन का हाइपरबोलिक का जो फंक्शन आ रहा है वो आ रहा है ln, और फिर ln का फंक्शन आ रहा है सिंपल तरीके से x प्लस का 3। सही है ना भाई। अब देखो साइन हाइपरबोलिक फंक्शन का डेरिवेटिव के अंदर फॉर्मूला क्या होता है, हम लोगों को ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि भाई साइन हाइपरबोलिक फंक्शन का डेरिवेटिव में फॉर्मूला होता है कॉस हाइपरबोलिक फंक्शन। तो भैया देखो, साइन हाइपरबोलिक फंक्शन का डेरिवेटिव के अंदर फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ये होता है कॉस हाइपरबोलिक, और जो भी तुम्हारा साइन के साथ एंगल आ रहा है वो एंगल एज इट इज आंखें बंद करके कॉस हाइपरबोलिक फंक्शन का एंगल बन जाएगा। मगर बात यहां पे खत्म नहीं होगी, अब बात बढ़ेगी आगे कि भैया इस एंगल का डेरिवेटिव लिया जाएगा। ये जो एंगल लिखा हुआ है ln इंटू एक्स प्लस का 3, इसका क्या ले लेंगे, डेरिवेटिव अप्लाई कर देंगे। कोई मुश्किल चीज नहीं है, सिंपल तरीके से सॉल्व कर दिया जाएगा। तो बेटा देखो क्या बन गया, ये बन गया कॉस हाइपरबोलिक, और फंक्शन क्या आ रहा है ln इंटू एक्स प्लस का 3। सही है ना भाई। अब देखो डेरिवेटिव ln x प्लस 3 पे अप्लाई करना है, तो भैया ln x प्लस 3 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, देखो x प्लस 3 ln का क्या है, फंक्शन है। तो हमें मालूम है ln का डेरिवेटिव में फॉर्मूला क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाय फंक्शन। और बात यहां पे खत्म नहीं होगी, बात बढ़ेगी आगे कि भैया इस एंगल का, इस फंक्शन का भी डेरिवेटिव लिया जाएगा x प्लस 3 का। सिंप्लीफाई कर दोगे सॉल्व हो जाएगा। तो बेटा ये क्या बन गया, ये बन गया cos हाइपरबोलिक फंक्शन दैट इज ln x प्लस का 3। और यहां पे देखो आगे क्या आ गया, 1 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस का 3। और x प्लस 3 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 और 3 का डेरिवेटिव 0। तो फाइनली हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, विद इन सेकंड्स के अंदर सॉल्व हो गया। मुझे बताइए इस क्वेश्चन में क्या मसले की बात है, क्या प्रॉब्लम की बात है बेटा। अच्छा तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या आ रहा है। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है साइन हाइपरबोलिक फंक्शन e की पावर 3x। अगेन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है भैया, कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। देखो भाई, इस क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर हमसे क्या कह रहा है, हमसे एग्जामिनर कहता है कि साइन हाइपरबोलिक और फंक्शन गिवन है e की पावर 3, इसका डेरिवेटिव लेना है। तो भाई सबसे पहले नंबर के ऊपर क्वेश्चन को हमने एज इट इज एक दफा उतार दिया, साइन का साइन, हाइपरबोलिक का हाइपरबोलिक, e की पावर 3x। अब इसका डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया जाएगा। तो क्या लिखेंगे भाई, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। तो सिंपल तरीके से भैया जी डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा इस पूरे के पूरे फंक्शन के ऊपर। तो साइन हाइपरबोलिक e की पावर 3x के ऊपर डेरिवेटिव ले लेंगे। तो भाई साइन का हाइपरबोलिक फंक्शन क्या होता है हमारे पास, ये होता है कॉस हाइपरबोलिक। और जो भी फंक्शन आ रहा है साइन के साथ, जो भी फंक्शन आ रहा था वो एज इट इज कॉस का भी क्या बन जाएगा, फंक्शन बन जाएगा। मगर बात यहां पे खत्म नहीं होगी बेटा, बात बढ़ेगी आगे। अब इस फंक्शन का डेरिवेटिव लिया जाएगा। तो भाई सिंपल तरीके से क्या बन गया, ये बन गया कॉस हाइपरबोलिक इंटू ई की पावर 3x का 3x। और e की पावर 3x का डेरिवेटिव क्या होगा भाई, डेरिवेटिव के अंदर नेचुरल एक्सपोनेंट का फॉर्मूला क्या कहता है कि जो भी नेचुरल एक्सपोनेंट आ रहा है उसको एज इट इज एक बार लिखो, और फिर पावर में आने वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ले लो। तो 3x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 3 के बराबर होगा। सिंपल तरीके से क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। इसको एक बार तरीके से लिख देते हैं, 3 इंटू ई की पावर 3x इंटू कॉस हाइपरबोलिक फंक्शन, और फंक्शन क्या है, e की पावर 3x। क्वेश्चन क्या हो गया भैया, सॉल्व हो गया इस तरीके से। तो मुझे बताइए इस क्वेश्चन में क्या मसले की बात है, क्या प्रॉब्लम की बात है, बताओ भाई, आसान है कि नहीं आसान। आप बोलोगे आसान है, अरे भाई आसान नहीं है, आसान बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आ सकता है। देखो भाई इस क्वेश्चन में एग्जामिनर क्या कह रहा है, कहता है कॉस हाइपरबोलिक 2x² प्लस का 3x, कहता है सॉल्व करके बताओ। अब देखें भाई, हमें मालूम है कॉस हाइपरबोलिक फंक्शन 2x² प्लस 3x कैसे सॉल्व किया जाएगा। देखो सबसे पहले नंबर के ऊपर क्वेश्चन को एज इट इज एक दफा कॉपी डाउन कर देना है। तो भैया क्वेश्चन को हमने क्या कर दिया, एक दफा एज इट इज कॉपी डाउन कर दिया। अब सिंपल तरीके से बेटा डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स को अप्लाई कर देंगे। डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स को अप्लाई कर देंगे तो भैया ये क्या बन जाएगा, डेरिवेटिव एक्स की रिस्पेक्ट से अप्लाई हो जाएगा इस पूरे फंक्शन के ऊपर। तो कॉस हाइपरबोलिक इंटू 2x² प्लस का 3x का 3x एज इट इज। अब देखो भाई,
कॉस हाइपरबोलिक का डेरिवेटिव में फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ये बराबर होता है सिंपल तरीके से साइन हाइपरबोलिक के, सही है ना। और हमारा फंक्शन क्या था, फंक्शन एज इट इज एक दफा लिख दिया जाएगा। और बात यहां पे खत्म नहीं होगी, बात बढ़ेगी आगे कि अब इसके एंगल का डेरिवेटिव लिया जाएगा। देखो एंगल क्या आ रहा है, 2x² प्लस का 3x, तो अब इसका डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया जाएगा। सिंपल इज डेट, तो सिंपल तरीके से 2x² प्लस के 3x का क्या ले लेंगे, डेरिवेटिव ले लेंगे। तो बेटा ये क्या बन गया, ये बन गया साइन हाइपरबोलिक, यहां पर क्या आ गया, सिंपल 2x² प्लस का 3x। तो भाई डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया जाएगा इस पूरी टर्म का। तो बेटा 2x² का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 4x के बराबर, प्लस के 3x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, प्लस का 3। सिंपल तरीके से क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। बच्चों वाली चीज है भैया जी, कोई मसले की बात इस क्वेश्चन में, कोई प्रॉब्लम की बात। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4, इस क्वेश्चन को मार्क कर लीजिए। ये क्वेश्चन 4 नंबर के लिए पेपर में आने के चांसेस के बहुत ज्यादा हैं, और ये क्वेश्चन 4 नंबर के लिए पेपर में बिल्कुल आ सकता है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में एग्जामिनर हमसे क्या कह रहा है। तो भाई एग्जामिनर हमसे कहता है डेरिवेटिव लेके बताओ टेंजेंट हाइपरबोलिक अंडर रूट एक्स डिवाइडेड बाय रूट के अंदर कॉस हाइपरबोलिक फंक्शन के ऊपर। अब हमें इस क्वेश्चन को क्या करना है भैया, सॉल्व करना है। तो बेटा कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, अगेन बहुत ही मजे का कॉन्सेप्ट है। देखो भाई सबसे पहले नंबर के ऊपर को तो क्वेश्चन को एज इट इज एक दफा हम लोगों ने क्या कर देना है, कॉपी डाउन कर देना है। तो भैया सिंपल तरीके से क्वेश्चन को एज इट इज एक दफा बेटा क्या कर देंगे, कॉपी डाउन कर देंगे, सही है ना भैया जी। क्वेश्चन को एज इट इज एक दफा कॉपी डाउन कर देंगे। अब आप सिंपल तरीके से बेटा डेरिवेटिव को अप्लाई कर दोगे एक्स की रिस्पेक्ट से। तो यहां पे क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू एक्स। तो सिंपल तरीके से डेरिवेटिव साहब पूरी की पूरी टर्म के ऊपर अप्लाई हो जाएंगे। डेरिवेटिव साहब हमारे पास अप्लाई हो जाएंगे टेंजन एच इंटू रूट एक्स, डिवाइड डिवीजन के अंदर क्या हो जाएगा, अंडर रूट का अंडर रूट कॉस हाइपरबोलिक फंक्शन एक्स। तो अब देखो डेरिवेटिव का सबसे पहले तो बेसिक फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं कि देखो यहाँ पे दो फंक्शंस क्या हो रहे हैं, आपस में डिवाइड हो रहे हैं। दो फंक्शंस क्या हो रहे हैं, आपस में डिवाइड हो रहे हैं। तो भाई डेरिवेटिव का बेसिक फॉर्मूला क्या कहता है, हमें साफ तौर पे दिख रहा है यहाँ पे दो फंक्शंस क्या हो रहे हैं बेटा, आपस के अंदर डिवाइड हो रहे हैं। जब दो फंक्शंस कभी भी दुनिया के अंदर आपस में डिवाइड हो रहे हैं, उनके उनसे पहले डेरिवेटिव साहब आ जाएं। तो भाई डेरिवेटिव का डिवीजन फॉर्मूला सबसे पहले अप्लाई किया जाएगा। डेरिवेटिव का डिवीजन फॉर्मूला हमसे क्या कहता है, ये कहता है कि भाई जो भी नीचे वाला फंक्शन मौजूद है उसका आपने नीचे स्क्वायर ले लेना है। तो देखो नीचे क्या मौजूद है, नीचे मौजूद है रूट के अंदर कॉस हाइपरबोलिक फंक्शन। तो नीचे उसका एडिटिव स्क्वायर ले लिया जाएगा। और नीचे वाले फंक्शन को और नीचे वाले फंक्शन को एज इट इज एक दफा ऊपर ले जाके लिखेंगे। और फिर आगे चल के क्या करेंगे बेटा, डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे ऊपर वाले फंक्शन के ऊपर। डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे किसके ऊपर, ऊपर वाले फंक्शन के ऊपर। बीच में साइन लगाएंगे माइनस का, बीच में साइन लगाएंगे माइनस का। अब जिस फंक्शन का डेरिवेटिव ले चुके हैं उसको आपने एज इट इज लिख देना है, और जिस फंक्शन का आपने सिंपली डेरिवेटिव नहीं लिया था उस फंक्शन का सिंपल तरीके से क्या अप्लाई करवा देंगे बेटा, डेरिवेटिव अप्लाई करवा देंगे, सही है ना भैया जी। अब देखो इसको सॉल्व करवाने के ऊपर मूव कर सकते हैं हम लोग। तो बेटा कैसे मूव करेंगे, देखो सिंपल सी चीज है। मुझे साफ तौर पे दिख रहा है कि नीचे जो बेटा हमारे पास ये स्क्वायर आ रहा था, रूट को क्या कर देगा, कैंसिल आउट कर देगा। तो ऑब्वियसली सी बात है भाई हमारे पास यहाँ पे क्या बन गया, कॉस हाइपरबोलिक फंक्शन एक्स एडिटिस का एडिटिस। ऊपर पहले से क्या मौजूद है, ऊपर पहले से मौजूद है अंडर रूट के अंदर कॉस हाइपरबोलिक फंक्शन एक्स। अब देखो डेरिवेटिव अगर अप्लाई करना है किसके ऊपर, टेंजेंट हाइपरबोलिक फंक्शन रूट एक्स के ऊपर। तो टेंजेंट हाइपरबोलिक फंक्शन रूट एक्स का फॉर्मूला क्या होगा डेरिवेटिव के अंदर बेटा, ये बराबर होता है हमारे पास सेक हाइपरबोलिक का स्क्वायर इनटू फंक्शन क्या था, अंडर रूट एक्स का एडिटिस का एडिटिस। और बात यहां पे खत्म नहीं होगी, अक्सर बच्चे गलती कर देते हैं कि सिंपल आपने टेंजेंट हाइपरबोलिक फंक्शन का फॉर्मूला तो अप्लाई कर दिया, एंगल का डेरिवेटिव लेना भूल जाते हैं। एंगल के अंडर रूट एक्स, तो जाहिर सी बात है इसका डेरिवेटिव भी लिया जाएगा। तो रूट एक्स का डेरिवेटिव नेक्स्ट स्टेप पे अप्लाई कर रहे होंगे। माइनस का साइन एज इट इज, टेंजेंट हाइपरबोलिक फंक्शन एज इट इज का एज इट इज। अब देखो नेक्स्ट स्टेप क्या था, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आ रहा है कॉस हाइपरबोलिक फंक्शन रूट के अंदर इसका डेरिवेटिव। तो बेटा मैंने स्क्वायर रूट का डेरिवेटिव लेने की शॉर्टकट आपको ऑलरेडी सिखाई हुई है कि स्क्वायर रूट का डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, सिंपल तरीके से 1/2 लिखते हैं। और जो भी रूट वाली टर्म आ रही है वो नीचे वाले 2 के साथ लिखी जाएगी। तो जो भी हमारे पास रूट वाली टर्म आ रही है वो नीचे वाले 2 के साथ लिख दी जाएगी। तो क्या बन गया, कॉस हाइपरबोलिक फंक्शन बन गया। कॉस हाइपरबोलिक फंक्शन बन गया। और अब इसका अगर मुझे फर्दर डेरिवेटिव कैसे लिया जाएगा, ऊपर जाके रूट के अंदर वाली टर्म का डेरिवेटिव। तो रूट के अंदर क्या है, कॉस हाइपरबोलिक फंक्शन, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का साइन हाइपरबोलिक फंक्शन का डेरिवेटिव। सिंपल तरीके से ये आ गया, सही है ना भैया जी। कैसे सॉल्व किया दोबारा समझ लीजिए भाई। कॉस हाइपरबोलिक फंक्शन का रूट के अंदर डेरिवेटिव क्या होता है, स्क्वायर रूट में कभी भी कॉस हाइपरबोलिक फंक्शन या स्क्वायर रूट में कोई भी टर्म आ रही हो तो स्क्वायर
रूट का डेरिवेटिव लेने का तरीका ये होता है कि सिंपल तरीके से 1/2 लिखो, शॉर्टकट है, और फिर नीचे वाले 2 के साथ जो भी आपकी स्क्वायर रूट वाली टर्म आ रही है एज इट इज लिख दो, ऊपर जाके मल्टीप्लाई का सिंबल लगाओ और फिर रूट के अंदर वाली टर्म का सिंपली डेरिवेटिव ले लो। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई अगर आप कर दें तो बेटा क्या बन जाएगा? देखो इस सबसे नीचे वाला जो कॉस हाइपरबोलिक फंक्शन आ रहा है इसको मैं अलग से ले जाके लिख देता हूं। तो ये क्या बन गया? ये बन गया 1 डिवाइडेड बाय कॉस हाइपरबोलिक फंक्शन एक्स। और देखो यहाँ पे क्या आ गया? यहाँ पे आ गया अंडर रूट। अच्छा, अगर अब आपकी चॉइस है कि देखो मैं इस रूट को क्या करना चाहूँ, अगर आप रूट को चेंज करना चाहो तो आप बिल्कुल कर सकते हो। कि देखो रूट किसके बराबर होता है? रूट हमारे पास बराबर होता है पावर के अंदर हाफ के। स्क्वायर रूट को अगर मैं चेंज करना चाहूं तो बेटा क्या बन जाएगा? पावर में हाफ आ जाएगा, सही है ना? अच्छा, ब्रैकेट के अंदर देखो क्या मौजूद है। ब्रैकेट के अंदर मेरे पास आ रहा है सिंपल सेक हाइपरबोलिक फंक्शन इनटू रूट एक्स, और आगे रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बेटा? स्क्वायर रूट एक्स का सिंपल डेरिवेटिव क्या होता है? ये होता है 1/2 अंडर रूट एक्स के बराबर, सही है ना भाई? आगे माइनस का साइन एज इट इज, टेंजन हाइपरबोलिक फंक्शन एज इट इज का एज इट इज। आगे अगर हम इसको, अच्छा सॉरी, आई एम सो सॉरी अगेन, यहाँ पे टेंजन हाइपरबोलिक अंडर रूट एक्स था, मैंने यहाँ पे सिंपल एक्स लिख दिया था, अंडर रूट एक्स, ओके। अच्छा, अब देखो यहाँ पे इसको फर्दर सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? अगेन बेसिक चीज है। ऊपर देखो क्या बन गया? ऊपर आ गया हमारे पास साइन हाइपरबोलिक फंक्शन एक्स, और नीचे क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा सिंपल 2 का 2 एज इट इज, अंडर रूट का अंडर रूट कॉस हाइपरबोलिक फंक्शन एक्स। तो सिंप्लीफाई करके एक दफा हमने पूरी के पूरे फंक्शन को तरीके से लिख दिया। अब देखो इसको फर्दर सॉल्व कैसे कर सकते हैं, क्या तरीकेकार है इसको फर्दर सॉल्व करने का? अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करना चाहता हूं, कोई पैटर्न हो सकता है? बिल्कुल एक ही तरीकेकार हो सकता है कि मैं एलसीएम ले लूं। कि देखो अगर मैं क्या काम कर लूं, यहाँ पे एलसीएम ले लूं। कि देखो इस कंप्लीट टर्म के नीचे क्या है? 2 अंडर रूट एक्स। इस पूरी टर्म के नीचे देखो कुछ भी नहीं है, ये तमाम टर्म चूंकि मल्टीप्लाई हो रही है, सबके नीचे क्या आ रहा होगा? 2 अंडर रूट एक्स। और इस कंप्लीट टर्म के नीचे क्या है? 2 इंटू रूट के अंदर कॉस हाइपरबोलिक फंक्शन। तो यहाँ पे अगर मुझे एलसीएम लेना होगा तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। नॉर्मल सी बात है ना भाई, सिंपल सी बात है कि देखो इस कंप्लीट तमाम टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही है तो इन सबके नीचे क्या होगा? 2 इंटू रूट एक्स। और ये वाली टर्म्स भी मल्टीप्लाई हो रही है तो इनके नीचे क्या होगा? 2 इंटू रूट के अंदर कॉस हाइपरबोलिक फंक्शन एक्स। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इनको सिंप्लीफाई थोड़ा सा करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे 1/2 कॉस हाइपरबोलिक फंक्शन एज इट इज का एज इट इज। एलसीएम कैसे लेंगे जरा गौर से देखिएगा, ये स्टेप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कि देखो नीचे वाली टर्म्स जो भी नीचे मौजूद है, जो भी नीचे टर्म्स मौजूद है, उनको नीचे आपस में मल्टीप्लाई करवा देते हैं। नीचे मल्टीप्लाई करवाओगे तो 2 2 क्या बन गया? ये बन गया 4। अंडर रूट एक्स का अंडर रूट एक्स, सही है ना? और क्या आ जाएगा? रूट के अंदर सिंपल तरीके से कॉस हाइपरबोलिक फंक्शन एक्स। अब देखो ये वाली टर्म अपने क्रॉस में जाके ऊपर मल्टीप्लाई होगी तो क्या बन जाएगा बेटा? ये ऊपर आ जाएगा सिंपल तरीके से 2 का 2 रूट के अंदर कॉस हाइपरबोलिक फंक्शन एक्स एज इट इज इनटू कॉस हाइपरबोलिक फंक्शन की होल पावर में हाफ का हाफ। पावर में हाफ का मतलब यानी कि वही अंडर रूट कॉस हाइपरबोलिक फंक्शन एक्स। अच्छा भाई, आगे देखो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? ब्रैकेट में आ गया मेरे पास सिंपल सेक हाइपरबोलिक फंक्शन रूट एक्स का रूट एक्स, माइनस का साइन एज इट इज। अब देखो ये वाली टर्म भी अपने क्रॉस में जाके ऊपर मल्टीप्लाई होगी तो बेटा क्या बन जाएगा? ये सिंपल तरीके से बन जाएगा 2 अंडर रूट एक्स और पहले से ऊपर क्या मौजूद था? टेंजन हाइपरबोलिक फंक्शन अंडर रूट एक्स इंटू साइन हाइपरबोलिक फंक्शन एक्स का एक्स एज इट इज। अब इसको हमने क्या करना है? फर्दर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करवा लेना है। फर्दर सिंप्लीफाई कैसे करवा लेंगे? अगेन बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है। कैसे? कि देखो सबसे पहले नंबर के ऊपर तो अगर आप गौर से देखो, इस ऊपर वाली कंप्लीट टर्म के साथ भी 2 आ रहा है, इस टर्म के अंदर भी 2 आ रहा है, तो ऊपर से एक तो हम 2 कॉमन ले सकते हैं। तो हमने क्या कर दिया? 2 कॉमन लेके बाहर निकाल दिया। तो यहाँ पे पहले से क्या मौजूद था? कॉस हाइपरबोलिक फंक्शन एक्स एज इट इज का एज इट इज। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई अगर करके मैं लिख दूं तो बेटा क्या बन जाएगा? देखो ये वाला अंडर रूट कॉस एच एक्स जब इस वाले अंडर रूट कॉस एच एक्स से मल्टीप्लाई होगा, देखो पावर हाफ का मतलब क्या होता है? पावर हाफ का मतलब है अंडर रूट है ना। तो देखो जब कभी दो अंडर रूट आपस में मल्टीप्लाई होते हैं और अगर दोनों की वैल्यूज इंटरनल सिमिलर हो तो आप एक ही दफा अंदर वाली वैल्यू को लिख रहे होते हो। तो भैया फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अंडर रूट ए से मल्टीप्लाई करवाऊं तो आंसर क्या होगा? सिंपल ए। तो याद रखिएगा वेन एवर टू स्क्वायर रूट्स मल्टीप्लाई विद ईच अदर और दोनों की अगर इंटरनल वैल्यू सेम होती है तो बेटा अंदर वाली वैल्यू को हम एक ही बार लिखते हैं, सही है ना भाई? अच्छा, आगे क्या आ गया? आगे मेरे पास आ जाएगा सिंपल सेक हाइपरबोलिक फंक्शन का स्क्वायर इंटू रूट एक्स, सही है ना भाई? आगे क्या आ गया? आगे आ गया अंडर रूट एक्स का अंडर रूट एक्स इंटू टेंजन
टेंजन हाइपरबोलिक फंक्शन रूट एक्स इंटू साइन एच एक्स का एच एक्स। अब देखो नीचे डिवीजन में क्या है, नीचे डिवीजन में 4 इंटू अंडर रूट एक्स, और फिर रूट के अंदर हमारे पास सिंपल कॉस हाइपरबोलिक फंक्शन एज इट इज का एज इट इज। अब इसको अगर आप फर्दर सिंप्लीफाई कर दो, देखो 2 1 जार 2 2 2 जार 4 हो गया, और ये वाले कॉस की टर्म इस वाले पर्टिकुलर कॉस की टर्म से क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। हमें पता है कि भाई अंडर रूट किसके बराबर होता है बेटा, पावर में हाफ के बराबर होता है, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करवा के आप इनकी पावर्स को ऐड करवा दोगे, सिंपल तरीके से क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। तो क्या आंसर आ रहा होगा, इसको अगर हम तरीके से लिख दें बेटा, तो ये आ जाएगा हमारे पास। देखो ऊपर क्या बन रहा है, ऊपर बन रहा होगा कॉस हाइपरबोलिक फंक्शन इंटू सेक एच स्क्वायर इंटू सेक एच स्क्वायर इंटू सेक एच स्क्वायर अंडर रूट एक्स माइनस का अंडर रूट एक्स इंटू टेंजन हाइपरबोलिक फंक्शन अंडर रूट एक्स इंटू साइन हाइपरबोलिक फंक्शन एक्स। और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे सिंपल एक 2 बच गया, क्योंकि देखो इस 2 से 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। और आगे अंडर रूट एक्स का अंडर रूट एक्स, देखो ये वाला कॉस हाइपरबोलिक फंक्शन जब इस कॉस हाइपरबोलिक फंक्शन से मल्टीप्लाई होगा तो पावर्स क्या हो जाएंगी, व्हेनेवर टू टर्म्स मल्टीप्लाई एंड देयर बेसिस आर सेम देयर पावर ऑलवेज ऐड। तो हाफ प्लस का 1 किसके बराबर होता है बेटा, ये बराबर होता है पावर में 3/2 के। ये फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा होगा। पूरा क्वेश्चन दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं इन केस किसी बच्चे को अगर डिफिकल्टी होती है समझने में। देखो आपके पास सिंपल तरीके से दो हाइपरबोलिक फंक्शंस क्या हो रहे थे, डिवाइड हो रहे थे। हमारे सिंपल सा काम किया कि देखो दो फंक्शंस अगर डिवाइड हो रहे थे, हमने सिंपल तरीके से डेरिवेटिव के डिवीजन फॉर्मूले को अप्लाई कर दिया। डेरिवेटिव का डिवीजन फॉर्मूला क्या कहता है कि नीचे वाली टर्म का नीचे स्क्वायर लो, नीचे वाली टर्म को एज एक बार लिखो, ऊपर वाली टर्म का डेरिवेटिव लो, माइनस का साइन लगाओ, जिस टर्म का डेरिवेटिव ले चुके हो उसको एज लिखो, और जिस टर्म का डेरिवेटिव नहीं लिया उस पर डेरिवेटिव अप्लाई कर दो। हमने इसी स्टेप को अप्लाई करते हुए गए। देखो नीचे तो अंडर रूट क्या हो जाएगा, स्क्वायर से कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे ऊपर रूट का कॉस एच एक्स एज इट इज का एज इट इज। अब देखो हमारे पास सिंपल टेंजन हाइपरबोलिक फंक्शन का डेरिवेटिव में फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ये होता है सेक हाइपरबोलिक का स्क्वायर, जो एंगल आ रहा था एंगल एज इट इज, और फिर एंगल का डेरिवेटिव ले लिया। आगे देखो, आगे टेंजन हाइपरबोलिक फंक्शन रूट एक्स का रूट एक्स एज इट इज, और फिर रूट के अंदर कॉस हाइपरबोलिक फंक्शन का डेरिवेटिव। तो बेटा रूट का डेरिवेटिव लेने का तरीकाकार क्या होता है, शॉर्टकट मेथड क्या होता है, 1/2, जो भी रूट वाली टर्म आ रही है नीचे वाली 2 के साथ लिखी जाएगी, और फिर सिंपल तरीके से ऊपर रूट के अंदर वाली टर्म का डेरिवेटिव ले लेना है। अब हमने क्या करा, सिंप्लीफाई करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, तरीके से सॉल्व कर लेना है। कैसे करेंगे मेरा बेटा, बहुत सिंपल है कि देखो 1/, जो भी हमारे पास पर्टिकुलरली अच्छा ये जो नीचे वाली टर्म थी यहाँ पे कैसे लिखी, इसको भी मैं समझा देता हूँ। देखो मैथ्स का बेसिक कॉन्सेप्ट है, मैथ्स के अंदर कभी भी एक से ज्यादा टर्म्स अगर डिवाइड हो रही हो, सबसे नीचे वाली टर्म ऊपर जाके रेसिप्रोकेशन फॉर्म में लिखी जाती है। तो भाई सिंपल तरीके से इस टर्म को हम जब ऊपर जाके पलटी खा के लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन गया 1/cos हाइपरबोलिक फंक्शन एक्स। अब देखो ये जो रूट का कॉस एच एक्स था, इसको आप बेशक रूट में रहने दो या इसकी पावर के फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, वो आपकी चॉइस है। आगे देखो, आगे हमारे पास सेक हाइपरबोलिक फंक्शन रूट एक्स एडिटिस का एडिटिस, और रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 रूट एक्स, माइनस का टेंजन हाइपरबोलिक फंक्शन रूट एक्स, और फिर यहां पे सिंप्लीफाई करके हमारे पास ये वैल्यू आ रही थी। अब देखो फर्दर जो हमने स्टेप किया था, बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप्स था, कि हमने देखा कि भाई ये कंप्लीट टर्म चूंकि मल्टीप्लाई हो रही है और सबके नीचे क्या है 2 रूट एक्स है, और इस कंप्लीट टर्म के नीचे क्या है 2 इंटू रूट के अंदर कॉस हाइपरबोलिक फंक्शन एक्स। तो हमने सिंपल तरीके से क्या कर दिया, यहाँ पे एलसीएम ले लिया। एलसीएम कैसे लेते हैं, देखो नीचे वाली टर्म्स नीचे मल्टीप्लाई होती हैं, ये वाली टर्म अपने क्रॉस में आके मल्टीप्लाई होती है, ये वाली टर्म अपने क्रॉस में आके मल्टीप्लाई हो जाती है, सही है ना भाई। तो हमने सिंपल से यही काम करा कि नीचे वाली टर्म्स को नीचे मल्टीप्लाई करवा के लिख दिया, और ये जो टर्म थी अपने क्रॉस में जाके यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गई, तो 2 रूट कॉस एच एक्स पहले आ गया, और ये ऊपर वाली टर्म फिर बाद में आ गई। माइनस का साइन एज इट इज, ये वाली टर्म अपने क्रॉस में आके मल्टीप्लाई हुई, तो देखो 2 रूट एक्स पहले आ गया, और फिर टेंजन एच रूट एक्स इंटू साइन एच एक्स एज इट इज का एज इट इज आ गया। अब हमने कुछ भी नहीं करा भाई, इसको सिंप्लीफाई करा। अच्छा ऊपर देखो यहाँ पे भी 2 आ रहा था, यहाँ पे भी 2 आ रहा था, सबसे पहले 2 को कॉमन लेके बाहर निकाल दिया, और तमाम टर्म्स को एक दफा तरीके से करके लिख दिया, सिंपल इज दैट। अच्छा यहाँ पे एक और स्टेप क्या किया था, देखो कॉस रूट एच एक्स, ये जो रूट के अंदर कॉस एच एक्स आ रहा था और ये जो रूट के अंदर कॉस एच एक्स आ रहा था, ये दोनों चूंकि सेम अंडर रूट आ रहे थे, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, और कॉस एच एक्स एक ही बार लिखा जा रहा होगा। ये स्टेप यहाँ पे किया था, सही है ना भाई। तो अब देखो ऊपर वाले 2 से नीचे वाला 4 कैंसिल आउट हो गया, ये वाला कॉस एच एक्स इस वाले कॉस एच एक्स से जब मल्टीप्लाई होगा तो ऑब्वियसली पावर क्या हो जाएगी, इजाफा हो जाएगा। whenever two terms multiply and their bases are same their power always add। इस तरीके से क्वेश्चन क्या हो गया, अपने मंतकी अंजाम पे पहुंचता है, और इस तरीके से हमारा पर्टिकुलरली इस क्वेश्चन का क्या आ गया, आंसर आ गया। मुझे बताइए इस क्वेश्चन में क्या मसले की बात थी, मैंने पूरा क्वेश्चन का एक एक लफ्ज आपको दोबारा रिपीट करके इसलिए बताया कि आपके लिए क्वेश्चन क्या हो जाए, समझना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाए। अब मुझे बताइए इस पूरे क्वेश्चन में कोई मसले की बात, कोई प्रॉब्लम की बात, तो भाई क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम 4 पार्ट्स को हमने सॉल्व कर लिया, बाकी के रिमेनिंग 5 पार्ट्स को चूंकि इनवर्स रिलेटेड पार्ट्स हैं और ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, उनको इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में सॉल्व कर रहे होंगे। तो दैट विल बी एन इंपॉर्टेंट क्लास, क्वेश्चन नंबर 5 6 7 8 9
9 को तमाम के तमाम क्वेश्चंस को इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास के अंदर सॉल्व कर रहे होंगे। आज की क्लास के अंदर हम लोगों ने दो चीजों को समझा है। तो आज की क्लास का आपका होमवर्क क्या है बेटा? सबसे पहले नंबर के ऊपर हाइपरबोलिक फंक्शन के जितने फॉर्मूलाज मैंने आपको पढ़ाए हैं, खुदारा इन फॉर्मूलाज को मल्टीपल टाइम्स आपने क्या करना है, मल्टीपल टाइम्स आपने इन फॉर्मूलाज को लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है। देखो फॉर्मूलाज को याद करने का एक ही तरीका होता है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उसमें आपका फायदा है। तो आपने करना क्या है, इन फॉर्मूलाज की बेतहाशा प्रैक्टिस करनी है। इन हाइपरबोलिक फॉर्मूलाज को आपने बेतहाशा लिखना है, एटलीस्ट 5 से 6 दफा लिखना है। देखो हाइपरबोलिक के डेरिवेटिव के नॉर्मल फॉर्मूलाज तो बहुत ही आसान से, इनवर्स वालों के अंदर आपको डिफिकल्टी हो सकती है। तो लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है। दूसरे नंबर के ऊपर इन चारों क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करनी है। और जितने एक्सरसाइजेस अभी तक हम कंप्लीट कर चुके हैं बेटा, उनकी प्रैक्टिस करो। हफ्ते में एक दिन लाजमी तौर के ऊपर रखो जहां पे आप पुरानी एक्सरसाइज को लाजमी रिवाइज कर रहे हो। अदरवाइज बेटा आगे बढ़ना बेकार है। अगर आप पुरानी चीज को आप कवर ही नहीं कर रहे तो आगे बढ़ना हमारा क्या होगा, बेकार होगा। तो ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एप्टीट्यूड की तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। उसके पीछे लॉजिक बता चुका हूं। आपके जो इंटर के एग्जाम्स हो रहे होंगे वो जून में एंड हो रहे होंगे। एप्टीट्यूड की तमाम यूनिवर्सिटीज के एग्जाम जुलाई के अंदर हो रहे होंगे। नस का नेट 2 फरवरी के अंदर होता है। बेटा नस के एग्जाम्स की डेट्स को याद कर लीजिएगा। नस का नेट 2 फरवरी के अंदर होता है। नेट 4 आपके पास मार्च अप्रैल के अंदर होता है। और सॉरी, नेट 3 मार्च अप्रैल में होता है और नेट 4 आपके पास जून के एंड से जुलाई के स्टार्ट के अंदर होता है। फास्ट यूनिवर्सिटी का टेस्ट भी आपके पास जुलाई के अंदर होता है। एनईडी का टेस्ट भी आपके पास जुलाई के अंदर होता है। दाऊद का टेस्ट आपके पास जुलाई के एंड अगस्त के स्टार्ट के अंदर होता है। जीआईकेआई जो पाकिस्तान की एक और बड़ी बेहतरीन यूनिवर्सिटी है, टॉप की यूनिवर्सिटी है, उसका टेस्ट आपके पास जुलाई के अंदर होता है। आपके पास प्याज यूनिवर्सिटी का टेस्ट भी जुलाई के अंदर होता है। तमाम यूनिवर्सिटीज के टेस्ट आपके पास जुलाई के अंदर आ रहे हैं। सही है ना भाई? तो एप्टीट्यूड की तैयारी आज से करना स्टार्ट करो। ये जितने लेक्चर्स आप पढ़ लो, हाइपरबोलिक फंक्शन हो गया, तमाम चीजें एप्टीट्यूड के अंदर भी आती हैं। तो भाई एप्टीट्यूड की तैयारी पैरेलल के ऊपर स्टार्ट करो। कोई भी किताबें परचेस करो, लाजमी तौर पे सॉल्व करो। ई कैट एम डी कैट की मेरी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। नस्ट की, ई कैट की, एम डी कैट की, मैथ्स की प्लेलिस्ट मेरी अवेलेबल है। उस मैथ्स की प्लेलिस्ट से तमाम कॉन्सेप्ट को क्लियर करो। सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट डाला हुआ है। अदरवाइज आप मेरे ऑनलाइन बैचेस के अंदर भी आ सकते हो। इट्स टोटली अप टू यू। मगर वहां से उन प्लेलिस्ट से तमाम चीजों को कवर करना स्टार्ट करो। इट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर यू गाइस। बेटा एप्टीट्यूड के अंदर इंटर मैटर नहीं करता। अक्सर बच्चे मुझसे पूछते हैं सर फर्स्ट ईयर की नई किताब होगी, सेकंड ईयर की नई किताब होगी। बेटा एप्टीट्यूड के अंदर इंटर की किताबें नहीं होती। सही है ना भाई? एप्टीट्यूड के अंदर टॉपिक्स होते हैं और वो टॉपिक्स फेडरल से, सिंध से, पंजाब से, केपीके से, कश्मीर से, बलूचिस्तान से, तमाम बोर्ड से मिलकर आ रहे होते हैं। तो भाई एक टॉपिक जो आपकी किताब में हो सकता है मौजूद ना हो, फेडरल किताब में मौजूद हो, वो भी कवर करवाया हुआ होता है मैंने। एक टॉपिक जो आपकी किताब में मौजूद दूसरी किताब में नहीं मौजूद, ऐसा वैसे होता नहीं है। फेडरल की किताबें ज्यादा अच्छी होती हैं, उनकी किताबों में ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स कंटेंट होता है। तो एप्टीट्यूड में बेसिकली टॉपिक से आता है, कभी भी किसी किताब को फॉलो नहीं किया जा रहा होता। सही है ना भाई? तो आप कोई भी प्रेप मटेरियल ले सकते हो सदर से, उर्दू बाजार से जाके, मगर लाजमी तौर पे लो बेटा। ये बात मैं इसलिए बार बार बता रहा हूँ कि बेटा बहुत से बच्चे फिर बाद में पछताते हैं कि जून के बाद उन्हें ख्याल आता है एप्टीट्यूड की तैयारी करने का। बेटा जून के बाद आपके पास टाइम नहीं बच रहा होगा। तो इस चीज को हमेशा अपने जहन में रखो। लाजमी तौर पे मेहनत करो बेटा। यही 6-7 महीने आपकी मेहनत करने के, उसके बाद आराम है। आराम तो खैर उसके बाद भी नहीं है, यूनिवर्सिटी की लाइफ भी एक स्ट्रगल की लाइफ होती है। मगर एटलीस्ट वो जिस प्रेशर के अंदर अभी हो गए ना, उस प्रेशर को एटलीस्ट रिलीव कर दोगे। इंटरमीडिएट इज अ टफ स्टेज। यूनिवर्सिटी जाके फिर भी एक रिलैक्स सीन ये होता है कि यार एटलीस्ट इंटर की टेंशन नहीं होती। वहां पे भी टेंशन अलग होती है, जॉब की टेंशन होती है, पढ़ाई ग्रेड्स लाने की टेंशन होती है, फिर वहां पे टेंशन भी होती है भाई। मगर इंटर की टेंशन एटलीस्ट नहीं होती कि एटलीस्ट आपकी नैया पार लग गई होती है। नैया पार लगने का मतलब होता है एटलीस्ट आप एक डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके होते हो। सही है ना भाई? फिर मजीद डेस्टिनेशन की तलाश होती है। तो यहीं पे इस क्लास को एंड करेंगे इस उम्मीद के साथ कि आप जाएं जैसे खैरियत से होंगे। मुझे बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाक अल्लाह। थैंक यू सो मच। हाशिम ज़िया साइनिंग ऑफ।